नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से जरा बात उत्तर प्रदेश इलेक्शन की कर लें, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है कि बीजेपी जो भी दांव लगा रही है वो दांव उसका उल्टा पड़ जा रहा है। कुछ ना कुछ करने की कोशिश हो रही है। अभी 2 दिन पहले अमित शाह साहब ने एक बड़ी मीटिंग की, करीब 200 जाट नेताओं को उन्होंने बुलाया। और भाई वो सरकार है और सरकार में है तो उन्होंने सबकी को दिल्ली बुलाया और वहाँ पे उन्होंने जाट नेताओं को तरह तरह से बातें की। उनसे उन्होंने 600 साल पुराना जो जाट मुसलमानों से लड़ते थे उसको करीब करीब कंपेयर कर दिया कि 600 साल, कहा नहीं बट इन नो एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन मीनिंग ये थी कि 600 साल पहले से बीजेपी लड़ती आ रही है। तो चलिए भाई, बीजेपी लड़ती आ रही है क्योंकि वो ये मान रहे थे कि जो हिंदू है वो बीजेपी है। तो अगर मैं बीजेपी को वोट ना दूं और मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू नहीं हूं, उनकी व्याख्या के अनुसार। खैर, ये उनकी व्याख्या है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले हमेशा की तरह आपसे फिर एक बार आग्रह कर लूं, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मेंबरशिप को स्पॉन्सर कीजिए, हमारी मेंबरशिप लीजिए। और अगर वन टाइम सपोर्ट करना चाहते हैं मेंबरशिप की जगह तो उसका डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। तो इन्होंने ये किया और इन्होंने धीरे से मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ठीक काम नहीं था। इन्होंने धीरे से एक बाउंसर फेंका जयंत चौधरी के ऊपर कि अरे आप गलत घर में चले गए हैं, आपको यहाँ। अच्छा, इससे क्या वो कर रहे थे, वो थोड़ा जो जयंत चौधरी का ग्रुप है का जो पार्टी है, जो अखिलेश यादव जी की पार्टी है, जो इन सब में एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आजकल क्या है, कोई किसी से जाके मिल भी ले रहा है तो उसके तरह तरह के बातें हो रही हैं। मैं इस रेफरेंस में आपको एक चीज़ याद दिला दूं। आपको याद है ना, ओम प्रकाश राजभर गए थे मिलने। ओम प्रकाश राजभर से कुछ बीजेपी नेता मिलने आए थे और उस समय पूरा हल्ला मचा दिया गया था कि ओम प्रकाश राजभर टूट के बीजेपी में आ रहे हैं। जबकि ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री थे, मंत्री पद से इस्तीफा दिया और बहुत पहले, इलेक्शन नहीं, अभी वो 2-3 साल पहले वो आके घूम घूम के एक तरह से बीजेपी की पोल पट्टी खोल रहे थे कि उन्होंने जो ओबीसी हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, उनके साथ ठीक ट्रीटमेंट नहीं किया और इसलिए वो बाहर निकले। और वो एक मोर्चा बनाने की भी कोशिश में थे। वो हालांकि मोर्चा उन्होंने फाइनली आके अखिलेश यादव के साथ किया। वो मोर्चा जो ओरिजिनली वो कंसीव कर रहे थे वो नहीं हुआ। अब जब उन्होंने ये कह दिया तो मुझे 2-3 लोगों में हरदम खुशी होती है, जैसे लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। बिहार में तेजस्वी यादव बहुत ग्रो किए हैं, मैच्योर हुए हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अभी तक अखिलेश यादव जी ने जो अपनी, जिसको मैं चतुराई टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चतुरता में एक एलिमेंट ऑफ कनिंगनेस होता है, ये चतुराई नहीं है। ये मैं ये मानूंगा कि वो मैच्योर हुए हैं। उनको थोड़ा, अभी तक सरकार चलाने का तो उनको अनुभव था, लेकिन अब पार्टी चलाने का भी अनुभव, इलेक्शन का भी अनुभव, इस बार वो अकेले इसको हैंडल कर रहे हैं। तो उसके जवाब में जयंत चौधरी, और मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं, एक तो अखिलेश यादव बचे रहो और जयंत चौधरी साहब, क्योंकि अगर जयंत चौधरी जी के आप कंडक्ट देखिए पिछले 2-4-5 साल का, कहीं पे भी कोई ऐसी बात किसानों के अगेंस्ट होती है या जनरल कोई पब्लिक इश्यूज होते हैं, चाहे वो लखीमपुर हो या कहीं पे भी हो, तो वो पहुंच जाते हैं। ये उनका एक गुण है जो बाकी नेताओं में जनरली नहीं मिलता है। तो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसको बिल्कुल ठीक से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि भाई आप मुझे आने को कह रहे हैं, लेकिन पहले वो जो 700 लोग शहीद हुए हैं किसान, उनको जरा जाके उनकी शहादत पे कुछ बोल दीजिए और उनको कुछ ठीक करिए। खैर, इसके बाद एक चीज़ ये हुई कि अगर आपको याद हो, मुजफ्फरनगर ही वो जगह थी जहाँ पे 2013 के दंगों के बाद, कैराना के बाद 2014 में जो बीजेपी का जिस ढंग से सीटें बढ़ी थी इत्यादि इत्यादि, मतलब वो एक टर्निंग पॉइंट था। इस बार जैसे कहते नहीं है कि जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है वही हमारी भी अब स्ट्रेंथ हो गई है। इस बार चूंकि किसान आंदोलन के बाद जाट और मुसलमान एक पेज पे आ गए हैं, एक पक्ष में आ गए हैं। और जैसा इन लोगों से बात करिए तो पता ये लगता है, उन लोगों ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, टिकट बंटवारे में हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपका कहीं ये लगा मुझे कि कम जाट को दिया, ज़्यादा मुसलमानों को दिया, कम मुसलमानों को दिया, ज़्यादा जाट को दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपको ही वोट देने जा रहे हैं। और इसकी तरह तरह से मीडिया बार बार वो कर रहा है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ख़राब हुआ इत्यादि इत्यादि। 2-3 दिन पहले, मैं आपको बताऊं, 3 दिन हो गए, एक बहुत वरिष्ठ मतलब देश के पहले 3-4-5 जो वरिष्ठतम हैं उस लेवल के एक पत्रकार का, साहब का, जो मुझसे बहुत सीनियर है, उनका मेरे पास फ़ोन आया सुबह सुबह।
और उन्होंने कहा भाई ये तो सब गड़बड़ हो गया है। और हमने क्या हुआ, कह रहे नहीं ये जो अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं सपा के, वो तो सब ये वो जो, चूंकि वो दिल्ली रहते हैं और दिल्ली की मीडिया हरदम ये लगी हुई है कि अखिलेश यादव ने टिकट बहुत खराब बांटे हैं। अब आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जो जैसा मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं, जैसा लीडर लोग कह रहे हैं कि सपा ही लड़ती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी से, और सरकार सपा ही और बीजेपी की लड़ाई है। एक सीट से बहुत ज़्यादा लोग टिकटार्थी हो गए, लोग छोड़ के आ रहे हैं दूसरी पार्टी, उनको एडजस्ट करना है। तो प्रॉब्लम ऑफ मेनी तो है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव जी ने उसको बहुत ठीक से हैंडल किया है। उसमें सिर्फ एक उदाहरण देके आगे बढ़ेंगे। इमरान मसूद साहब, जो भी उनका कैलकुलेशन रहा था, वो कांग्रेस छोड़ के वो चले गए सपा में। सपा में जब वो चले गए तो वहाँ पे धर्म सिंह सैनी साहब जो उनकी ट्रेडिशनल सीट से लड़ते हैं, वो भी आ गए, सरकार छोड़ के सपा में शामिल हो गए। अब नेचुरली इमरान मसूद साहब का टिकट तो कटना था। फिर खबर उड़ने लगी कि इमरान मसूद साहब, कोई कहने लगा बीएसपी से टिकट मांग रहे हैं, कोई कहने लगा नहीं अब वो एआईएमआईएम से करेंगे। मैंने भी ये अटकल लगाई थी क्योंकि यही मार्केट में बात थी। ये भी बात हुई कि वो वापस कांग्रेस में जाना चाहते हैं तो कांग्रेस नहीं ले रही, इत्यादि इत्यादि। लेकिन 2 दिन बाद अखिलेश यादव जी ने उनको बुलाया, उनके साथ फोटो खिंचवाई और उनको जो भी उन्होंने समझाया हो, क्या समझाया नहीं मालूम मुझे, लेकिन जो भी समझाया हो, इमरान मसूद आज सपा के साथ उनके पाले में बैठे हुए हैं। दूसरा एक ऊंचाहार वाली सीट थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ से सपा के सिटिंग एमएलए मनोज पांडे जी थे। वहाँ पे ये बार बार हो रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने लड़के को टिकट नहीं मिलेगा इसलिए भाजपा से उनका झगड़ा हुआ है और इसीलिए वो छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ उनके लड़के को टिकट नहीं दिया अखिलेश यादव ने, जो भी कारण रहा हो। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, तो जयंत चौधरी ने किया और उन्होंने उसी मुजफ्फरनगर में, जहाँ से एक तरह से यूपी का और ख़ास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी रथ बीजेपी का शुरू हुआ था, वहाँ पे आज अखिलेश यादव ने अपने और जयंत चौधरी जी ने मिल के पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक तरह से उन्होंने वहाँ से अपना, जो वो कहते हैं वो विजय रथ या जो भी है, वहाँ से अपना अभियान शुरू किया है। मैं इसमें आगे उसके डिटेल्स में जाऊँ उससे पहले मुझे एक चीज़ अजीब सी लगी, क्योंकि ये थोड़ा छोटापन है और इन सब चीज़ों से कोई इलेक्शन हारता या जीतता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो वहाँ इस समय इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं बीजेपी में, उनको लगता है कि इस इरिटेट करने से, जैसे कुछ लोगों का, बहुत बड़े वर्ग का ये मानना है कि जो नोटबंदी हुई थी उसका एक बड़ा कारण ये था कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को प्रभावित किया जाए, कि एकदम से नोटबंदी कर दें, हम लोग पहले से तैयारी पैसे की रखें, उनके पास पैसा ना हो, इत्यादि इत्यादि। अखिलेश यादव जी का ये ट्वीट है। अखिलेश यादव जी ये ट्वीट करके कह रहे हैं वो उनको लखनऊ से दिल्ली गए, दिल्ली से उनको हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरनगर जाना था। उनके हेलीकॉप्टर को 3-4 घंटा उड़ने की परमिशन नहीं दी गई दिल्ली से। और वो ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, उनको कोई बताया भी नहीं जा रहा था कि वो क्यों नहीं परमिशन दी जा रही है। वो ये भी कहे हैं अपने ट्वीट में कि एक बीजेपी के कोई बड़े नेता को उड़ने दिया गया लेकिन इनको नहीं उड़ने दिया गया। और जिस तरह से बीजेपी के नेता और बीजेपी का जो चुनावी मशीन है जिस तरह से काम करती है, उसमें बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल और ये लगता है कि वो इस तरह का काम किए होंगे। उनसे अगर कुछ भी बन पड़ा होगा कि इनका किसी तरह से हेलीकॉप्टर ना उड़े। खैर, फाइनली वो उड़ के मुजफ्फरनगर पहुंचे, लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। अच्छा, ये हम लोगों को इसलिए रहता था कि चूंकि आप मीडिया में हैं तो आपको सुबह से रहता है किस किस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। आपके जो ऑफिस की जो टीम है, जो मीडिया की टीम है, वो इसको ट्रैक करती रहती है। तो वहाँ से ये पता लगा। वहाँ पे जब ये गए तो इनकी और जयंत चौधरी जी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वापस उसमें जो ओपनिंग स्टेटमेंट था वहीं से बात ये शुरू हुई कि ये हम चौधरी चरण सिंह जी के जो सपना था, जो उनके जो परिकल्पना थी, जो उनका जिस तरह से वो किसानों के लिए सोचते थे, हम उसको वापस लाने के लिए एक साथ आए हैं। जयंत चौधरी जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि जो ये चेहरा हम लोगों को लीड कर रहा है, जो हमारी अगुवाई कर रहा है, उसके पास अनुभव और विजन दोनों। उन्होंने अखिलेश यादव के रेफरेंस में ये सब बातें कही और गठबंधन क्यों है इसका उन्होंने समझाने की कोशिश की। और अखिलेश यादव जी ने जब अपनी बात कही तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया, उन्होंने बाबा टिकैत मतलब महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत के पिताजी का नाम लिया क्योंकि जाटों में उनकी बहुत इज्जत है, और उन्होंने चौधरी अजीत सिंह का भी नाम लिया। पूरे टाइम जो प्रेस के कॉन्फ्रेंस चलती रही उसमें मूल रूप से उस जिसको कहते हैं जाट लैंड में अखिलेश यादव ने किसान की ही बात करते रहे
और उन्होंने कहा कि आप बीजेपी से सिर्फ ये पूछिए कि बीजेपी जो पिछले चुनाव में आई थी और जिस बात पे आई थी कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक, दुगनी हुई? ये पूछने वाली बात थी। दूसरा ये कहा कि जब हम लोग सरकार में आएंगे तो उन्होंने क्या क्या कुछ कुछ हफ्ता गिनाए कि हम क्या क्या करेंगे। उसमें एक उन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, सिंचाई मुक्त की बात कही। फिर उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि हम समय पर गन्ना भुगतान की बात करेंगे, क्योंकि जो पेमेंट्स होते हैं वो लेट होते हैं। उन्होंने कहा हम 15 दिन के अंदर इसकी बात करेंगे, एक रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने एक अपना वो किया। उन्होंने बाकी ये सब घोषणा भी की, कैसे लैपटॉप और ये सब फिर से वो होगा। मैं एक और बात कहूँ कि जयंत चौधरी ने वहाँ एक चीज़ और कही है, और ये कई जगह से रिपोर्ट आ रही है। जयंत चौधरी ने वहाँ एक नाम से दे के कहा कि बुढ़ाना में जो उनके प्रत्याशी हैं आरएलडी के राजपाल बाल्यान साहब, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था फॉर अ वीडियो वैन की परमिशन के लिए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको 1 दिन से ज़्यादा हो गया नहीं दे रहा है, जबकि कहना है वहीं पे बीजेपी के वीडियो वैन आप लगे हुए घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनका, जयंत चौधरी जी का ये कहना था कि ये कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव बरता जा रहा है और प्रशासन इनडायरेक्टली बीजेपी कैंडिडेट की मदद कर रहा है। क्योंकि मैं चलते चलते एक जल्दी से एक बात और कह दूं, क्योंकि समय कम है, उसको कोशिश करूंगा कभी डिटेल में आपसे अलग से चर्चा हो जाए, किसी दिन लेट नाइट वाली चर्चा भी कर सकते हैं। एक आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसमें छात्र जो हैं उनके साथ अभी क्या व्यवहार हो रहा है। मतलब एक छोटा शुरू हुआ था पहले कहीं इलाहाबाद में छात्रों के साथ जो लाठी मतलब पीटा गया, उसके बाद जो पटना की सड़कों में जिस तरह से, और पूरे बिहार इस समय जैसे एक तरह से चल रहा है। एक उसमें वो आया है और एक छात्र इतने अच्छे ढंग से उसने बीबीसी पे वो है, अगर आप लोग बीबीसी गूगल कर लीजिएगा, एक यंग छात्र है और वो कह रहा है कि ये आरआरबी की, और सही बात है 2019 की परीक्षा हुई है, रिजल्ट 2022 में आ रहा है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सारी चीजें बीजेपी को महंगी पड़ रही हैं। उसने कुछ प्रश्न उठाए हैं उस बच्चे ने। उसने कहा है कि 1,30,00,000 लोगों का अगर वो आया है, फॉर्म आया है, तो ये एडमिटेड है कि 1,30,00,000 तो आप यहीं एडमिट कर रहे हैं कि आप क्या बेरोजगार हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, वहां पे एक खान सर नाम के सज्जन है, वो बड़े पॉपुलर हैं यूट्यूब पे, उनके 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हैं या सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, मतलब अगर किसी विषय को उठाते हैं, वो कोचिंग चलाते हैं, क्योंकि उनकी कोचिंग के भी छात्र जरूर रहे होंगे। उनके ऊपर सरकार ने एफआईआर कर दी है कि ये छात्रों को भड़का रहे थे। मतलब कहाँ की बात कहाँ, वो आप अपनी बात करेंगे नहीं, आप कहीं की बात कहीं लेते जाएंगे। लेकिन मीडिया को तो भाई मीडिया का काम है, मीडिया का कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि ये लगे कि वो सरकार का पक्ष ठीक से रख रही है। मीडिया तो सरकारी पक्ष चला ही रही है। मैं एक चलते चलते एक बात आप लोगों के साथ और शेयर कर लूं, क्योंकि दिक्कत का क्या है कि ये गठबंधन इंपॉर्टेंट गठबंधन है हिंदुस्तान यूपी के इलेक्शंस के लिए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी, चौधरी अजीत सिंह साहब की आरएलडी, इन दोनों का गठबंधन पहले भी हुआ है, ये फिर इस बार हो रहा है। लेकिन इस बार एक फर्क, मूल फर्क यह है कि इस बार इनके दोनों लोगों के बेटे वो फोर फ्रंट पे हैं। मुलायम सिंह यादव जी के अस्वस्थ होने के कारण पार्टी की कमान और चुनाव की कमान पूरी तरह से अखिलेश संभाले हुए हैं। उधर जयंत चौधरी अजीत सिंह अब नहीं रहे हैं, उनकी वजह से सारी कमान वही संभाले हुए हैं। दोनों पार्टी का अंतर भी मैं बता दूं। देखिए, समाजवादी पार्टी 4 अक्टूबर 1992 में वजूद में आई, 1992, और राष्ट्रीय लोकदल 1996 में आया। दोनों नई पार्टीज एक तरह से हैं, मतलब कांग्रेस के मुकाबले में इस बात को कह रहा हूं, लेकिन दोनों पार्टीज ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी कोई ना कोई जगह बना ली है और अब वो मेजर पार्टी के रूप में ही वो प्ले कर रहे हैं, खास करके समाजवादी पार्टी। एक बात को लेके जो बार बार अमित शाह उसको करने की कोशिश करते हैं, जब अजीत सिंह साहब पॉलिटिक्स में आए और जब मुलायम सिंह यादव जी थे, वो 89 का इलेक्शन में खास करके थोड़ा इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस कह लीजिए, या दोनों लोग उत्तर प्रदेश की अगुवाई या नेतृत्व करने की एक वो हो सकती है। लेकिन वो इस तरह का नहीं था जैसे आज है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, मैं तुम्हें गाली गलौज करूंगा। भाई दोनों का अपना था, क्योंकि अजीत सिंह जी का प्रभाव क्षेत्र वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा, चौधरी चरण सिंह जी के कारण उनका पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रभाव। मुलायम सिंह जी का अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि ये जो अभी इलेक्शन हुआ था 2017 या 19 का, ईस्टर्न यूपी में इनकी खूब पकड़ है।
सपा ने ईस्टर्न यूपी में वेस्टर्न यूपी के मुकाबले ज़्यादा अच्छा काम किया था। जब वो वेस्टर्न यूपी में सपा जाती है तो वहाँ उसके सामने बीजेपी के साथ साथ एक चुनौती बीएसपी भी खड़ी होती है। तो ये दोनों लोग जब साथ आ गए हैं तो ये लगता है कि चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह के पुराने जो चुनाव आपस में हुए उसको कहीं उभार के शायद डिफरेंस पैदा कर दिया सके। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब जो जिस जगह पे ये दोनों लोग खड़े हैं वो लोग अब इन सब चीज़ों से उन पे कोई असर पड़ेगा। मुझे तो यही लगता है कि ये सारे लोग, अच्छी बात है, यंग नेतृत्व बाहर आ रहा है, यंग नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लीड करेगा, इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी भी यंग हैं, तो ये सारा यंग वो है नेतृत्व है। देखिए किसका होता है। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी को फुल मार्क्स फॉर हैंडलिंग देयर ओन पार्टी, हैंडलिंग द गठबंधन इतने अच्छे ढंग से। थैंक यू सो मच।